दोस्तों, क्या ममता बनर्जी फिर से बंगाल जीत रही हैं या इस बार मोदी और शाह बंगाल में कुछ बड़ा खेल करने जा रहे हैं, समथिंग बिग। अब अगर आप अमित शाह को सुने, आज ही उनका भाषण सुने आप, तो ऐसा लग रहा है जैसे अमित शाह पहले ही राउंड में बंगाल जीत चुके हैं और गेम ओवर हो चुका है। सुन लीजिए, पहले जरा शाह साहब को सुन लीजिए, उनकी बानगी सुन लीजिए, आगे सच्चाई बताता हूं। ये बात सुन लो, पहले चरण में भाजपा 110 सीट जीतकर दीदी का सुपड़ा साफ। अब दोस्तों, अमित शाह कह रहे हैं कि पहले फेज की वोटिंग में उन्होंने 110 सीटें जीत ली। पहले फेज में 152 सीटों पर पोलिंग हुई थी, वोटिंग हुई थी, यानी 152 में 110 सीटें अमित शाह ने जीत ली। ये अमित शाह का क्लेम है, दावा है। अब ये हकीकत से कोसों दूर है, क्योंकि जो बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट है, जो आरएसएस की अपनी रिपोर्ट है, जो फीडबैक आ रहा है ग्राउंड जीरो से, उसमें बीजेपी बहुत पीछे। सुनिए आप, प्रसून दा को सुनिए। प्रसून आचार्य सबसे वरिष्ठ पत्रकारों में से एक बंगाल में। 152 में उसमें 75 तीन तरह की रिपोर्ट हुआ, एक आरएसएस वाला रिपोर्ट, एक बीजेपी का जो जितना बूथ लेवल तक रिपोर्ट आया, ठीक, और तीसरा एक अपना वो सर्वे करा रहा है। कोई भी रिपोर्ट 80 के ऊपर क्रॉस नहीं कर रहा है। ओके, और आप कह रहे हैं 70-72 कंजर्वेटिव रिपोर्ट उनको आया 70 to 73। प्रसून आचार्य बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, 30-40 साल से इलेक्शन बंगाल के कवर कर रहे हैं। ज़्यादातर इनके प्रेडिक्शंस, असेसमेंट सही रहते हैं। ये कह रहे हैं कि भाई 3 तरह के सर्वे हैं, 75 सीटें हो सकती हैं फर्स्ट फेज़ में, 72-73 भी सर्वे आ रहा है। कुछ लोग बढ़ा चढ़ा के 80 कह रहे हैं बीजेपी में। लेकिन अगर हम एक मिडिल पाथ लेते हैं, 75 सीटें अगर हम तय करते हैं, मान लीजिए 75 सीटें आ रही हैं, तो भी अमित शाह के टारगेट से बहुत पीछे बीजेपी परफॉर्म कर रही। मिसाल के तौर पर अगर हम बंगाल का ये नक्शा देखें तो टोटल 294 सीट्स हैं, 294 सीटें। बहुमत के लिए 148 सीटें चाहिए। पहले फेज़ में 152 सीटों पर वोटिंग हुई है। उसमें से अमित शाह कह रहे हैं, जो आज उन्होंने बयान दिया, कि हम 110 सीटें जीत रहे हैं। इंटरनल रिपोर्ट कह रही है 75, यानी 35 सीटों का नुकसान। यानी जहां अमित शाह को परफॉर्म करना था, जहां लीड लेनी थी, जो उनका गढ़ था, वहीं पीछे हैं वो। और जो दूसरा फेज़ है, फाइनल फेज़ है 142 सीटों का, वो तो ममता बनर्जी का इलाका है। वहाँ तो वो पहले भी आगे रही, इस बार भी आगे। सवाल इस बात का है कि क्या ममता बनर्जी का जो असली गढ़ है, जहाँ बीजेपी हमेशा पिछड़ती रही है, वहाँ कौन सा कमाल करेंगे अमित शाह, जब अपने एरिया में कमाल नहीं कर पाए। अब दोस्तों, ये बात सही है कि चाहे अमित शाह हों, चाहे नरेंद्र मोदी हों, उनके बॉस हों, गुजरात लॉबी ने इस बार खेल तो बड़ा खेला है। 27 लाख से ज़्यादा ममता बनर्जी के वोट कटवा दिए, जो उनको वोट परंपरागत तरीके से देते आए थे। यही नहीं, ममता बनर्जी के जितने पसंदीदा अधिकारी थे, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हों, चाहे डीजीपी हों, चाहे होम सेक्रेटरी हों, चाहे बाकी कमिश्नर हों, या फिर एसपी हों, डीएम हों, पूरी लिस्ट बनाई, इलेक्शन कमीशन से सबको किनारे कर दिया। यानी ममता बनर्जी के, आप कह सकते हैं, जितने भी वफादार अधिकारी थे, सबको किनारे कर दिया। और यही नहीं, जो मुस्लिम पॉकेट्स थी, या जहां ममता बनर्जी के वोटर थे, वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा अर्धसैनिक बल, सीआरपीएफ तैनात कर दी। इस तरह की स्ट्रैटेजी अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने इस बार चली। लेकिन बावजूद इसके बीजेपी पिछड़ क्यों रही है? और अंदर की खबर ये है, आगे मैं तफसील से बात करूंगा, अंदर की खबर ये कि बीजेपी के भीतर अंदरूनी लड़ाई है। बीजेपी के भीतर घात है, आपस में खींचतान है। और ट्रेजेडी ये है कि चार नेता हैं बीजेपी में, बंगाल में, जो 4 टॉप लीडर्स आप कह सकते हैं, और चारों ही नेता मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, और चारों ही नेता आपस में लड़ रहे हैं। दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। पहले देख लेते हैं 4 नेता कौन है बंगाल के, जिन पर दारोमदार है बीजेपी का। नंबर 1, शुवेंदु अधिकारी। शुवेंदु अधिकारी लीडर ऑफ अपोजिशन है, नेता विपक्ष हैं। कभी ममता बनर्जी के खास हुआ करते थे, आज की तारीख में बीजेपी के खास है। अब इन पर मुकदमे चल रहे थे सीबीआई के, अमित शाह की गोद में बैठे, और अमित शाह के ही आदमी है शुवेंदु अधिकारी। अब नंबर टू नेता है सुकांता मजुमदार।
अब सुकांता मजूमदार केंद्रीय मंत्री हैं, मोदी के करीब हैं, मोदी के बहुत लाडले कह लीजिए या प्रिय कह लीजिए। अब जो मोदी के क्लोज हो तो वो तो फिर अपने को ताकतवर मान के ही चलेगा। तो सुकांता मजूमदार दूसरे नेता हैं। तीसरे नेता जो हैं वो समीक भट्टाचार्य हैं। अब भट्टाचार्य बाबू जो हैं सबसे पुराने नेता हैं और बंगाल बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं। जो स्टेट प्रेसिडेंट है, स्टेट का चीफ है, तो वो तो अपने को कुछ ना कुछ समझेगा। तो इनकी भी अलग लॉबी है। ये सोच रहे हैं कि अगर बीजेपी जीत जाती है तो मुख्यमंत्री मैं बनूंगा। अब एक और साहब हैं, इनकी तस्वीर देखिए, दिलीप घोष। दिलीप घोष पहले बीजेपी के चीफ थे, बीजेपी के फेस थे, सब कुछ वही थे। और फिर शुवेंदु अधिकारी से इनका झगड़ा हुआ तो थोड़ा सा ये आप कह सकते हैं अमित शाह की गुड बुक में नहीं रहे। पुराने नेता हैं, चर्चित नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं, अपने को ये भी दावेदार मानते हैं बीजेपी में मुख्यमंत्री का, सीएम फेस मानते हैं अपने को। अब दोस्तों समस्या ये है कि ये चारों नेता अलग अलग इलाकों से आते हैं। कोई साउथ से है, कोई वेस्ट ऑफ बंगाल से, कोई ईस्ट से। चारों नेताओं के अपने अपने चेले हैं, अपने अपने उनके उम्मीदवार हैं। जाहिर तौर पर उनके बीच में भी लड़ाई है और ये लड़ाई अब बीजेपी को भारी पड़ रही है। अब दोस्तों ज़मीन पर देखें तो ये बात एकदम साफ है कि ममता बनर्जी का रथ सबसे आगे चल रहा है। लेकिन मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, हरियाणा देखता हूँ, महाराष्ट्र देखता हूँ, जहाँ बीजेपी के जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी विधानसभा चुनाव में, वहाँ बीजेपी ने जिस तरह से विपक्ष को पराजित किया, सरप्राइज दिया। इसलिए थोड़ा सा हमें ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि ये जो गुजरात लॉबी है, ये जो मोदी और शाह है, इनका जो खेल है, इनकी जो तिगड़में हैं, इसको अंडर एस्टिमेट ना किया जाए। सवाल यह है कि होने क्या जा रहा है, होने क्या जा रहा है। मान लिया कि सब कुछ, सारा सिस्टम मोदी के हाथ में, पैसे से लेके, मीडिया से लेके, इलेक्शन कमीशन से लेके सब कुछ, लेकिन क्या इसके बावजूद ममता बनर्जी फिर से जीतने जा रही? मुश्किल सवाल है और इसीलिए मैंने आज प्रसून आचार्य को बुलाया। अब दादा, मैं कह सकता हूं कि ममता बनर्जी को 80 के दशक से जानते हैं। दिलीप घोष जो बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं, उनको भी कम से कम 35-40 वर्षों से जानते हैं। 40 वर्षों से चुनाव कवर कर रहे हैं और सबसे बड़ा जो हमारे लिए सौभाग्य है कि हिंदी ठीक ठाक बोल लेते हैं। अगर आप गौर करके सुनेंगे सारी बातें समझ में आएंगी दादा की आपको। एक बार दादा को सुन लेते हैं, मुझे लगता है अंदर की सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। प्रसून दा, आप तो बंगाल को बहुत भीतर से, अंदर से देख रहे हो और सारी सच्चाई मालूम, पूरा एक्सरे आपको पता है। मैं चाह रहा हूं कि आप थोड़ा खुलकर बोलिए और जो दिल में है वो बोलिए। क्या ये बात सही है कि अमित शाह, मोदी अपने ही गेम में फंस गए? तैयारियां तो बहुत हुई, तिगड़म भी खूब लगाई गई, वोट भी खूब कटवाए गए, सब कुछ, सारा खेल हुआ, लेकिन क्या अपने टारगेट से, जो टारगेट मिस्टर मोदी ने और शाह ने तय किया था, उससे वो पीछे चल रहे हैं मिस्टर शाह? एकदम बिल्कुल। अमित शाह का जो टारगेट था उससे बहुत सीट पीछे है, इसलिए उसका चिंता भी बढ़ चुका है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ चुके हैं। देखिए, अमित शाह चुनाव का पहले से भी कलकत्ता एयरपोर्ट का नजदीक है, एकदम सीधे वेस्टिन होटल जो न्यू टाउन है, जो नया टाउनशिप बना है, वहां पर डेरा डल चुके हैं। चुनाव का पहले से, फर्स्ट फेज का पहले से भी वेस्टिन होटल न्यू टाउन के बगल में, वहां पर न्यू टाउन में ही है, न्यू टाउन में ही वेस्टिन होटल है, जहां एयरपोर्ट से सीधे आता है। 15 मिनट्स लगता है एयरपोर्ट से उतरते हुए वेस्टिन होटल, और वहां पूरा 2-3 फ्लोर ले चुका है अमित शाह। वो अपना वार रूम बना के बैठे हैं और बोल रहा है चुनाव 29 तारीख तक हम यहाँ पर रहेंगे। पिछले 8-10 दिन से यहीं पर आए और यहीं पर से भारत चल रहा है। एक होटल से, एक प्राइवेट होटल से भारत सरकार चल रहा है। ये बड़ा गजब बात है। अब सोच नहीं सकता होटल का आसपास मतलब आप कह रहे हैं कि देश के गृह मंत्री पिछले 10-15 दिन से आपके घर से थोड़ी दूर जो वेस्टिन होटल है वहां से ऑपरेट कर रहे हैं और वॉर रूम भी चला रहे हैं बंगाल का। एकदम पूरा देश, मणिपुर का से लेके दिल्ली तक यहीं से चल रहा है, कश्मीर और वेस्टिन होटल में बैठ के वो सबके साथ मिल रहा हूँ। अच्छा, आपने बताया वेस्टिन होटल के बारे में कि भाई वहां से सब कुछ कारोबार चल रहा है सरकार का। क्या 100 सीट पहले राउंड में जो अमित शाह कह रहे थे कि 152 में 100 सीट हमारी है, क्या 100 सीट मिल रही हैं बीजेपी को पहले राउंड में? आपकी गणित क्या बोल रही है? नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं। अमित शाह किसी, मेरा गणित नहीं है, मेरा गणित तो है 70-72, लेकिन बीजेपी का जो इंटरनल रिपोर्ट आ चुका है अभी, इसीलिए अमित शाह
बहुत खिसे गए हैं। बांग्ला में कहते हैं खेपे लाल, मतलब उसका फेस रेड हो चुका है और बहुत चिल्लाया। शुभेंदु अधिकारी और सुकांत मजूमदार को बुलाया, दिलीप घोष को बुलाया, अभी समीक भट्टाचार्य को भी बुलाया, क्योंकि फर्स्ट फेज का वो टारगेट दिया था। एक्चुअली अमित शाह पहले 120 सीट चाहिए, मेरा 152 में, लेकिन बाद में अमित शाह टारगेट थोड़ा कम करके 100 से 110 तो एकदम बिल्कुल ही चाहिए, क्योंकि यहाँ का लोग बोला पिछले दफा का जो फर्स्ट फेज में चुनाव हुआ है लास्ट टाइम 2001 में, उसको 59 सीट मिल चुका था। अगर 148 हाफवे मार्क है, 148 मैजिक नंबर है, उसको टच करने के लिए फर्स्ट फेज जहां चुनाव हो रहा है, चाहे नॉर्थ बंगाल हो, चाहे जंगल महल हो, चाहे शुभेंदु अधिकारी का गढ़ हो, ईस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट जहां सी बीच दीघा समुंदर रहते हैं वहां भी हो, चाहे राड़ बंगाल, चूंकि बीरभूम बांकुड़ा पुरुलिया जहां थोड़ा शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया हो, उसी से बीजेपी को 77 में 59 सीट पिछले टाइम आए थे। लेकिन इस बार उसका गणित था 100 सीट मेरे को चाहिए यहाँ से, क्योंकि सेकंड फेज में जहां चुनाव है वो ममता बनर्जी का गढ़ है। तो बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट क्या कह रही, कितनी सीट मिल रही है? बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट है अभी तक नॉर्थ बंगाल का 54 सीट में उसका 32-33 सीट से ज्यादा अभी तक आ ही नहीं रहा है। टोटल और 152 में कितना? 152 में उसमें 75 तीन तरह की रिपोर्ट हुआ, एक आरएसएस वाला रिपोर्ट, एक बीजेपी का जो जितना बूथ लेवल तक रिपोर्ट आया, ठीक, और तीसरा एक अपना वो सर्वे करा रहा है। कोई भी रिपोर्ट 80 का ऊपर क्रॉस नहीं कर रहा है। ओके, और आप कह रहे हैं 70-72? कंजर्वेटिव रिपोर्ट उनको आया 70 to 73, अपना रिपोर्ट आया 75, और जो पॉजिटिव रिपोर्ट बहुत माने पॉजिटिव 80 के ऊपर जा ही नहीं रहा है। मतलब अमित शाह का टारगेट से 20 सीट पीछे। बड़ी बात प्रसून दा ने की, पिछले 38-40 वर्षों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि बीजेपी, अमित शाह ने टारगेट दिया था 120 प्लस सीटें, यानी 152 सीटों में से पहले फेज में से 120 सीट आ जाए, ये वो टारगेट लेके चल रहे थे। फिर ये टारगेट अमित शाह ने खुद कम कर दिया, 110 पे लिया है। लेकिन ये दादा बता रहे हैं कि जो सर्वे आ रहे हैं, आरएसएस का सर्वे, बीजेपी का सर्वे, अमित शाह यानी जो सेंट्रल पार्टी है उसका जो सर्वे है, 75 के ऊपर सीटें नहीं जा रही। दादा का मानना है कि 72 से 73 सीटें मिलेंगी, यानी बीजेपी ने जो सोचा था उससे तकरीबन 25-26 सीटें कम है। ये एक तरह का एडवांटेज ममता बनर्जी माना जाएगा दोस्तों, क्योंकि जो दूसरा फेज होना है चुनाव, कलकत्ता के चारों तरफ आप कह लीजिए, वहां ममता बनर्जी हावी हैं, और इन 142 सीटों में ममता बनर्जी 100 से ऊपर आराम से जा सकती है। यानी ममता बनर्जी सरकार बनाते हुए दिख रही हैं, अगर हम दादा की बात पर यकीन करें तो। और दादा की बात पर क्यों ना यकीन करें, क्योंकि ऐसा तजुर्बा है कि हर बार, आज से नहीं 40 साल से दादा के प्रेडिक्शन सही होते हैं कमोबेश। दादा एक चीज और बताइए, खबरें इस तरह की आ रही हैं कि भाई 4 बड़े नेता हैं बीजेपी के, और चारों की आपस में नहीं बन रही है। कोई जो है वो अमित शाह का नेता है, आदमी है, कोई मोदी जी का आदमी। जैसे मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, अभी शुभेंदु अधिकारी हैं, ये लीडर ऑफ अपोजिशन है, ये अमित शाह के आदमी है। दूसरी फोटो आप सुकांता मजुमदार के देख रहे हैं, जो यूनियन मिनिस्टर है, मोदी जी के करीब है। सामिक भट्टाचार्य सबसे पुराने नेता, जिनकी दोस्तों आप फोटो स्क्रीन पर देख रहे हैं, सामिक भट्टाचार्य, ये बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, आरएसएस इनके पीछे। और दिलीप घोष सबसे चर्चित नेता, ममता बनर्जी के साथ भी अच्छी बॉडी लैंग्वेज है ये भी। तो ये चारों नेता, इत्तेफाक है कि चारों ही मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। दादा ये बात सही है, ये चारों नेता, चारों जो फोटो आपको दिख रही हैं, ये चारों के चार सब के सब मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं? चारों लीडर का एक्चुअली लक्ष्य तो एक ही है, चीफ मिनिस्टर कुर्सी। लेकिन अमित शाह पहले का शुरू का दिन से, जैसे उसे अपना पसंद हेमंत बिश्व शर्मा, जैसे उसका अपना पसंद सम्राट चौधरी, इसी टाइप से अपना पसंद कर लिया शुभेंदु अधिकारी। जो शुभेंदु अधिकारी 2021 में बीजेपी का ज्वाइन करने का पहले सबसे ज्यादा गाली देता था नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी को। अभी उसका रिकॉर्ड वायरल है, उसका जो पोस्ट है, उसका वक्तव्य जो है चारों तरफ फैले हुए हैं। और समीक भट्टाचार्य, पहले आज का जो स्टेट प्रेसिडेंट है, वो बंगाली लिटरेचर भी जानते हैं, वो कविता भी रिसाइट करते हैं,
आरएसएस के वो आदमी? इमरजेंसी, यस, आरएसएस का इमरजेंसी का टाइम जेल में था। वो बहुत पुराना है, मेरा करीबन 40 साल का पुराना मित्र भी है। उसको देखने से कहने से नहीं लगेगा, वो एकदम जिसको हम लोग बांग्ला में कहते हैं गांठ, मतलब एकदम पक्का आरएसएस जोगी टाइप का आदमी बिल्कुल है ही नहीं। ठीक। वो थोड़ा ये जो शालीन आदमी है। ठीक, ये जो सुकांता लंबा, मजुमदार हैं, यस, ये वो क्या मोदी एकदम के आदमी है? मोदी का आदमी सिर्फ नहीं है। सुकांत का भाषा बहुत शालीन है, डॉक्टरेट है और बोटानिक्स से प्रोफेसर है, आरएसएस है, और पहले सेंट्रल मिनिस्टर थे, अभी भी सेंट्रल मिनिस्टर है। और फालतू बात वो नहीं बकते हैं। उसका आकलन जो है वो भी सही है। और उसका ऊपर, और दिलीप घोष सोचिए, दिलीप घोष के बारे में तो एक बात है, दिलीप घोष जब 2014 में कलकत्ता में आया, सबका साथ मिले, मेरे साथ भी मिले, दादा दादा करते थे हमको फूट। मैंने बोला हम उम्र से आपका तो बड़ा छोटा है। लेकिन देखिए दिलीप दा का एक दूसरा चीज है, दिलीप दा को एकदम दरकिनार किया। 2019 का चुनाव में वो 18 सीट दिया था और 2021 में उसी का लीडरशिप में 77 सीट मिला था। लेकिन ऐसा हालत कर दिया शुभेंदु अधिकारी, 2024 का चुनाव में खुद सीट से भगा दिया। और अभी नरेंद्र मोदी का जितना भी मीटिंग चुनाव का पहले होते थे, कोई एक जगह भी उसकी इनवाइट तक नहीं किया था शुभेंदु अधिकारी। और इसी के बनाने जा रहा है सीएम ओके, अमित शाह। आप कह रहे हैं दादा, अब असली सवाल पूछ लेते हैं, समय भी हो रहा है। ये बताइए कि अब 29 अप्रैल को सेकेंड फेज, फाइनल फेज ऑफ वोटिंग है। क्या ममता बनर्जी को एज है? क्या ममता बनर्जी लीड कर रही हैं? क्या ममता बनर्जी के जीतने के चांसेस आपको दिख रहे हैं? क्योंकि आप तो चप्पे चप्पे पे नजर रखे हुए हैं बंगाल पे। देखिए सेकेंड फेज में ममता का ही वोट है, क्योंकि पहले 144 जो सीट है उसमें ममता बनर्जी पिछले चुनाव में आपका 220 का ऊपर का जो आंकड़ा था उसी से मिला था। 100, यस, 120 सीट पिछले टाइम इसी इलाका से मिला था। बीजेपी को मुश्किल से इसी इलाका से सिर्फ 18 सीट मिला था, 1 आउट ऑफ 142, 18। वो कितना आगे बढ़ाएगा? मतलब आप कह रहे हैं कि 142 जो सीटें सेकंड फेज में, उसमें से 120 सीट जीत ली ममता ने। यस, और बीजेपी को सिर्फ 18 मिली। हाँ, वही ना बात है। तो आपको क्या लग रहा है कि ममता की सरकार बन रही है? 122 एकदम आंकड़ा पूरा है तो 124, 124 सीट मिला था ममता बनर्जी को। कितना सीट हारेगा वो इस फेज में? वो अपना गढ़ है, कलकत्ता है, साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना है, हुगली डिस्ट्रिक्ट है, हावड़ा है, सिर्फ नदिया डिस्ट्रिक्ट में और मोतुआ वाला कुछ सीट में हार सकता है। बीजेपी का आंकड़ा हुआ गणित बढ़ सकता है, लेकिन बाकी जगह ममता 1, 2, 4 सीट हारेगा, तब भी कितना नीचे आएगा? तो आपको क्या लग रहा है, एक आखिरी आपसे 2 लाइन बस जवाब चाह रहा हूं, क्या ममता बनर्जी आपको लग रहा है कि उनको एज है, वो सरकार बना सकती इफ ऑल इज वेल? आज का दिन का जो स्थिति है, ममता बनर्जी का सरकार बनने जा रहा है और 170 का नीचे ममता बनर्जी देखिए 30 से 40 सीट हार जाएगी, उसमें 5-7 सीट कांग्रेस लेफ्ट और उसका सहयोगी निकल सकते हैं। 25 सीट से 30 सीट गेन कर सकता है बीजेपी, लेकिन किसी प्रकार से 110 का ऊपर आंकड़ा जा ही नहीं रहा है। जब जादू का आंकड़ा है 148, उससे बहुत पीछे चल रहा है बीजेपी। प्रसून दा, 38-40 वर्षों का एक्सपीरियंस, एक कई बड़े अखबार जो बंगाल के आनंद बाजार पत्रिका से लेके और भी कई अखबार, उनमें बड़े आप कह सकते हैं टॉप रिपोर्टर माने जाते हैं और बंगाल में काफी नाम है प्रसून दा का। इनका ये कहना है कि भाई भले ही बीजेपी इंप्रूव कर रही है, बीजेपी पिछली बार से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन अल्टीमेटली दीदी की ही जीत होगी, क्योंकि दीदी फर्स्ट राउंड में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं, लेकिन सेकंड राउंड दीदी का गढ़ है। 142 सीटें, पिछली बार 142 में से 120 से ज्यादा 124 सीटें जीती थी। अगर इस बार 5-6 सीटें वो हार भी जाती तो भी उनको सरकार बनाने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन एक हमेशा मैं कैविएट एक जरूर मैं रेखांकित करना चाहूंगा कि मोदी और शाह पता नहीं कब क्या खेल कर जाएं दोस्तों। एतबार नहीं है, सिस्टम पर एतबार नहीं है। जैसे जीता हुआ महाराष्ट्र जो उद्धव ठाकरे और शरद पवार के हाथ में जा रहा था, या फिर हरियाणा जो जीता हुआ हरियाणा हुड्डा के हाथ में जा रहा था, उसको बीजेपी ने अपनी तरफ कर लिया। ममता बनर्जी के हाथ में जरूर बंगाल है इस वक्त, लेकिन गुजरात लॉबी का कोई भरोसा नहीं है कब कौन सा खेल, कौन सा फार्मूला लगा दे। जी दादा।
अब देख चुका है जो राघव चड्ढा और उसका दलबल कैसे करके ईडी का धमकी में चला गया। पिछले कई दिन से, पिछले जी। 15 दिन से जिस माने मिनिस्टर कहे और एमएलए कहे, जैसा देवाशीष कुमार है, चाहे सुजीत बोस है, रतिन घोष फूड मिनिस्टर है, सबका घर में छापामारी चल रहा है। ज्योतिप्रिय मलिक आज भी चल रहा है। क्योंकि ओह ये माय छापामारी के ऊपर, और इस अभी बीजेपी से हमको जो खबर मिला है, इवन द एमएलए जो जीत जाएगा उसका भी आंकड़ा निकाल के वो देख रहा है ये कितना पैसा है किसका, ओह माय किसी गॉड, के ओह घर में माय छापा गॉड। पड़ सकता है। ओह, और ये तो बड़ी बात आपने कह दी। सिग्नल यही देना शुरू कर दिया पहले से, अगर हम लोग का कुछ शॉर्ट होगा, तुम लोग नहीं जाओगे तो तुम्हारा पूरा प्रॉपर्टी अटैच किया जाएगा, तुम्हारा ओह पूरा माय पैसा गॉड, अटैच किया जाएगा। ओह माय वो गॉड, सिग्नल ओह माय चालू गॉड। शुरू हो गया भाई, और पिछले बड़ी बात कह 10-15 दी दिन में। जी, प्रसून दा ने और बड़ी बात दीदी कह दी। दीदी भी ओपनली कहा, हम नहीं, दीदी भी ओपनली कह रहा है जे मेरा जो जीतने वाला एमएलए अभी से टारगेट करके उसको ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स लगा दिया, जो ठीक बाद में ठीक। कुछ गड़बड़ किया गया। दादा ने एक और बड़ी बात ब्रेकिंग न्यूज कही। उन्होंने कहा कि इधर चुनाव चल रहे हैं, बंगाल में वोटिंग हो रही है, 29 अप्रैल को सेकंड फाइनल वोटिंग होनी है फेज की, लेकिन ईडी अपना काम कर रही है, सीबीआई छापे डाल रही है, ईडी छापे मार रही है। तृणमूल कांग्रेस जो ममता की पार्टी है, उसके मंत्री, उसके विधायक, उसके उम्मीदवार, उनके यहाँ छापे पड़ रहे हैं। दादा ने एक और बात कही कि ये छापे हो सकता है और ज्यादा तेज हो जाए, कि कौन नेता, किसके बैंक में कितने पैसे हैं, किसके घर में कितने पैसे हैं, इसका आंकड़ा भी पास में है ईडी के। तो यानी अगर क्लोज फाइट हो गई, मान लीजिए 15-20 सीटों का अंतर रहा, तो फिर ईडी चुनाव पलट भी सकती है नतीजे आने के बाद। ये दादा संकेत कर रहे हैं, संकेत एक बड़ा, दीपक जी, एक बड़ा ब्रेकिंग अंतिम में टिप्पणी करना चाहता हूँ। हाँ, अमित शाह बोला है कोट अनकोट, और घर में बंद कमरे में मेरे को 116 सीट लेकर दो कम से कम, हम तो सरकार बना लूंगा। मतलब क्या है? ओ, यानी 148 का बहुमत है, लेकिन अमित शाह कहने का कि 116 भी आ गई तो भी सरकार मैं ही बनाऊंगा। यानी बहुमत भले ही ममता बनर्जी के पास हो, अगर बीजेपी के पास 116 सीटें भी आ गई, बीजेपी 100 का आंकड़ा भी पार कर गई, तो भी सरकार मैं बनाऊंगा। ये दादा कह रहे हैं, बंद कमरे में शाह साहब ने ऐसा कहा है। ये दादा का बयान है। दादा थैंक यू सो मच। अंदर की इतनी बातें आपने बना दी कि पूरा दिमाग ही घूम गया जिस तरह से आपने बताया, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा एच ममता बनर्जी को है। अब आगे गुजरात लॉबी क्या खेल करती है, उस पर दोस्तों ना मैं कुछ कह सकता हूं, ना दादा, और ना ही इस देश का सिस्टम उस पर कुछ बोलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रसून दा, आप आए और आपने बहुत से अंदर की जानकारी हमको दी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।